गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आज की क्लास में हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे, एलपीपी पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। इन फैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइस विल डू इट बाय योर ओन, और काफ़ी कुछ आपने कर भी लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बट फिर भी एक बार उसको फॉर्मली कर लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। बेसिकली इट ऑल रिलेटेड विद लीनियर इनइक्वालिटीज। जब याद करो, आप लोगों ने +1 में फाउंडेशन करते समय जब इनइक्वालिटीज और उसके बेसिक लॉस पढ़े थे, तो एंड में हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स किया था, राइट? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग। सो you can say that it is a practical real life application of linear inequalities। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है आपके लिए। और इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तो in one of the semesters you will get to know the detailed application and study of this topic in the book Operation Research, OR। तो OR पढ़ेंगे वहाँ पर। तो OR में इस एक बहुत मेजर सेगमेंट है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को डेडिकेटेड होता है। तो चलो देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ समझ में आया कि ये है क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर व्हाट ऑल अबाउट? आपको मैंने माइक दे दिया है, तो आप बात कर सकते हैं मेरे से अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। तो डू यू हैव सम आइडिया? किसी को कोई कुछ बोलना चाहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, है क्या? अच्छा, कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, ठीक है जी। तो भाई ऐसा है कि इसमें हाँ, मिनिमाइज करना ही नहीं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। बेसिकली देखो, ऐसे समझो कि अगर अगर मैं 2 वेरिएबल्स की लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं, नॉट इन 3 वेरिएबल्स, देन देर आर 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब वेरिएबल्स क्या हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज आपने 2 वेरिएबल में पढ़ा, तो 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई में जो इक्वेशन होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और जो उसकी इनइक्वालिटी होती है वो उस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होने वाले किसी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी होती है, फॉर इंस्टेंस देखो, जो आप जानते हैं पहले से, आप क्या जानते हैं? जैसे अगर कहीं मैं लिखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। विच लाइन? So it is y is equal to x minus 1. So you can draw this line like this. ये लाइन हो गई। फिर समझ में आ रही बात? ये सब तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर अपने बोला कि चलो जी, ये इक्वेशन नहीं, अगर हम इसी इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इनइक्वालिटी की बात करते हैं। मान लो if I say that what do you mean by x minus y is greater than 1, तब आप क्या करते हैं? आप एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं कोई भी जो इस लाइन पर नहीं लाई करता है। मान लो 0 0 ले लिया मैंने ओरिजिन। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो। 0,0 डजंट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, है ना? x को 0, y को 0 पुट करो, 0 इज ग्रेटर देन 1, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला रीजन इसका सोल्यूशन रीजन नहीं है, तो ये रीजन सोल्यूशन रीजन है। आई होप यू एग्री। ये पूरा इसका सोल्यूशन रीजन हो गया, द रीजन दैट डज नॉट कंटेन्स ओरिजिन। ठीक है जी। अब अगर मैं बोलता हूं कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो हम बोलते हैं कि ये जो लाइन के पॉइंट्स हैं ये इस रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, डॉटेड हो जाएंगे। मतलब
all the point in the shaded region lying below the line, they are the solution region, they satisfy this inequality. But the point on the line, point of the boundary, do not satisfy the region, the inequality, therefore they are not the solution region. तो हम क्या करेंगे, डॉटेड रखेंगे बाउंड्री ऑफ लाइन को. लेकिन अगर यहाँ इक्वालिटी हो जाए तो उस केस में पॉइंट ऑफ द लाइन विल आल्सो सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तब ये बाउंड्री को हम फर्म कर देते हैं. आई होप ये सारी बातें आप याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो. यस, तो ये हाफ प्लेन में ये पॉइंट ऑफ द लाइन भी आ जाएंगे. अब आते हैं कि इसका एलपीपी में इन सारी बातों का क्या एप्लीकेशन. मतलब एलपीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज के रीजन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ठीक है. अब रियल लाइफ में होता क्या है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सेल्स पॉइंट्स हैं, शॉप्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, बिजनेसेस हैं, वो सभी क्या करते हैं, दे डील विद सर्टेन आइटम्स. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट say take a very simple model problem of an electric shopkeeper. सपोज एक इलेक्ट्रिक शॉपकीपर है, नया नया बिल्कुल जस्ट मार्केट में वो एंटर करता है, उसके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है, से उसके पास कुछ सम 50,000 or 1 लाख रुपीज ऐसा कुछ है उसके पास में, और वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. वो क्या करता है, वो अब ठंड का टाइम आ रहा है, तो सपोज करो वो करता है, वो डिसाइड करता है कि ठीक है भाई, हम कुछ रूम हीटर्स और कुछ ब्लोअर्स परचेज करेंगे और उसको सेल करेंगे. ठीक है. तो वो जाएगा किसी बड़ी मार्केट में या किसी होलसेलर के पास या कंपनी के पास, और वहां से वो ये 2 आइटम परचेज करके लाएगा. अब उसके पास पूंजी तो फिक्स है कि वो इतना ही पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. ही कैन नॉट हैव मोर देन दैट मनी. सपोज करो उसका 50,000 रुपए, तो वो क्या करेगा, वो 50,000 से 2 यूनिट्स खरीदना चाहेगा. ठीक है. एक ब्लोअर है और रूम हीटर है. अब ब्लोअर की कुछ कॉस्ट होगी, रूम हीटर की कुछ कॉस्ट होगी, तो ऐसा तो नहीं कि वो कितना भी ज्यादा अमाउंट में परचेज कर सकता है. अगर वो सारे के सारे ब्लोअर लेना चाहे तो टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय ब्लोअर का कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड करके वो कितनी यूनिट्स ब्लोअर खरीद सकता है निकाल सकता है. वो उस यूनिट से ज्यादा नहीं परचेज कर सकता. ठीक है. मतलब नंबर ऑफ ब्लोअर्स का जो नंबर है, दैट ही कैन बाय, ही कैन परचेज, ही कैन कीप इन हिज शोरूम, इन हिज शॉप, वो एक लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन है. इसी तरह से अगर वो केवल रूम हीटर से परचेज करना चाहता है तो उसकी भी एक लिमिटेशन आ जाएगी बिकॉज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट लिमिटेशंस. अब बेसिकली क्या है कि हर ऑब्जेक्ट जो वो सेल करेगा उस पर उसका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा और कुछ उसका प्रॉफिट होगा जब उसको सेल करेगा. तो अब अगर वो 2 आइटम्स को सेल कर रहा है तो एक आइटम का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कम हो, उस पर मार्जिन कम हो, और दूसरे आइटम पर उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता प्रैक्टिकली. जैसे ऐसा हो सकता है कि अगर वो रूम हीटर्स परचेज करता है. रूम हीटर्स क्या है, मतलब कॉइल हीटर्स जो होते हैं, रेडिएशन हीटर्स, तो दे आर वेरी सिंपल, राइट, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. मान लो 500 रुपए का एक रूम हीटर वो देता है, जिसमें वो रॉड होती है और उसको कॉइल रॉड जिसको हीट करता है. तो वो 500 रुपीज का जो आइटम है वो ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसकी नंबर ऑफ सेल्स हो सकता है ज्यादा हो सकती है, बट उस पर प्रॉफिट मार्जिन उसको कम रखना पड़ेगा. ठीक है. या कम होगा. 500 रुपीज मान लो उसकी कॉस्ट है, और मान लो उस पर सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट है, 75 रुपीज प्रॉफिट है. ऑन द अदर हैंड जो ब्लोअर है वो एक एक्सपेंसिव आइटम है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आइटम है, और उसका कॉस्ट सपोज करो 2,500 रुपए है, और उस पर उसको 250 रुपए प्रॉफिट है. ऐसा हो सकता है. तो वो एज अ शॉपकीपर, वो शॉपकीपर या वो बिजनेसमैन क्या चाहेगा, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. कोई भी बिजनेस आप करते हो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, या अपने लॉसेस को मिनिमाइज करो, या कॉस्ट इनपुट जो है उसको मिनिमाइज करो, या जो रिसोर्सेज है उसको मिनिमाइज करो, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज से आप प्रॉफिट क्रिएट कर सको. तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं.
ठीक है, तो कुछ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को समटाइम्स हमें मैक्सिमाइज करना होगा, जैसे प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मान लो कॉस्ट है तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें कभी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कभी मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों आ जाता है। तो नट सेल में बोला जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बट नॉट दी मैक्सिमम मिनिमा। अभी जस्ट आप पढ़ के हटे हो, तो मैक्सिमम मिनिमा जो कैलकुलस में पढ़ा वहां पर भी हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, लेकिन वो कंटिन्यूअस वेरिएट्स का ऑप्टिमाइजेशन था, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शंस का ऑप्टिमाइजेशन था, और उसमें फंक्शन पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, वो फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। बट ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, अलजेब्राइक प्रॉब्लम है, क्या लीनियर फंक्शंस के ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है बस। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कैसे डील करते हैं, उसको हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेते हैं चीजों को। तो अब आप लिखेंगे बेटा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो व्हेन आई से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग दैट्स लीनियर प्रोग्रामिंग ही बोलते हैं लोग, ठीक है जी। तो ये क्या है बेसिकली, अगर कोई बोले कि व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है क्या, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑब्लिक मैक्सिमाइजेशन। मतलब कभी कोई चीज को हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कभी कोई लीनियर फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो एलपीपी मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो जैसे एक एग्जांपल लेकर के डिफाइन करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है पहले मेंशन करते जाओ, फिर एग्जांपल में उसको क्लैरिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी, तो इट इज अ लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल, इसको जेड बोल रहे मान लो, इन टू वेरिएबल से एक्स एंड वाई। एक्स वाई क्या है यहाँ पर, तो एक्स वाई आर वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, एंड ए बी क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी लीनियर फंक्शन दो वेरिएबल में वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। या तो गिवन होगा या हमें एक सर्टेन रियल लाइफ प्रॉब्लम से उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन हमें क्रिएट करना भी पड़ सकता है। अब ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के साथ जो आप देख रहे हैं इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, कौन से, एक्स एंड वाई मान लो वेरिएबल है, तो एक्स वाई क्या है, ये एक्स और वाई क्या है, तो इसको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो आप लिखेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। ये डिसीजन वेरिएबल्स क्या है जी, द वेरिएबल्स that governs the optimization function, the variables that governs the optimization function। अब ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, इनको डिसीजन वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनफैक्ट हमें इन वेरिएबल्स के वैल्यू को के बारे में डिसीजन लेना है। मीन्स आपके पास
ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है, इनका डिसीजन हमें लेना है, मतलब जो शॉपकीपर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसको डिसीजन लेना है कि वो इन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू असाइन। उसके पास चॉइसेस होंगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी, फाइनाइट मेनी चॉइसेस होंगी, और उन चॉइसेस में से वो कौन से चॉइस को पिक एंड चूज करना चाहता है, एक्स की क्या वैल्यू लेना चाहता है, वाई की क्या वैल्यू रखना चाहता है, उसका अपना डिसीजन होगा। ठीक है, हर एक एक्स और वाई की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जेड की कुछ वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियसली जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स वाई चेंज करोगे तो जेड की वैल्यू चेंज होगी। अब वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जो जेड है, वो जेड की वैल्यू को अगर वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा, करना होगा उसे, तो उसको कोई एक ऐसा एक्स वाई चूज करना पड़ेगा जिसके लिए जेड की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। अगर जेड मिनिमाइज होनी है, मिनिमाइज करना है, तो उसको एक सर्टेन एक्स और वाई की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जिसके लिए जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाए। बट यू नो दैट लीनियर फंक्शंस जो है वो अनबाउंडेड होते हैं, तो एक्स वाई की आप कुछ भी वैल्यू पुश कर सकते हो, तो जेड की वैल्यू को आप बाउंडलेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। दिस इज फैक्ट। But here in linear programming problem, it is not only that you are given decision variables x and y and you can choose their value desirably and given the objective function. Apart from these two things, there are many other restrictions involved. तो वो जो restrictions होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? उनको बोलते हैं overriding conditions या constraints. तो constraints का मतलब क्या है? Constraints, so these are the overriding conditions or restrictions on the values, on the possible values of decision variables x and y. In the form of equation, in the form of equations और inequalities. अभी जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स, सारे टर्म्स जो है आपको एक एक करके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो क्या क्या बात मैंने बताई कि 3 मेन पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है ये आपको समझ में आएगा, डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझ में आएगा, और कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस क्या होते हैं ये समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मैं एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको आप लिखते जाइए फटाफट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा था, दैट एन इलेक्ट्रिक गुड्स मर्चेंट डीलर ही ले लो, है ना, डील्स विद क्या क्या है? 2 थिंग्स, रूम हीटर्स एंड क्या बोला मैंने? ब्लोअर्स। ठीक है, he has total investment capacity कितनी? say rupees 50,000, right? And he can't store more than say 60 items in his shop. छोटी सी शॉप है, उसमें वो 60 यूनिट्स ही रख सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? ये भी एक रेस्ट्रिक्शन हो गई।
कि 60 यूनिट से ज्यादा वो रख ही नहीं सकता, तो उसका जो इन्वेंट्री की रेस्ट्रिक्शन है कि उसके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ चीजों को स्टोर कर सके। पहली चीज है। दूसरी बात क्या है, द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट क्या, मैं पूरा ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में देता हूं, कौन उतना सारा लैंग्वेज में लिखेगा। तो मान लो आपके पास में ये सिचुएशन दी हुई है, क्या दो आइटम है और उनकी परचेज कॉस्ट है और उनका प्रॉफिट है, ये दो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। रूम हीटर है, परचेज कॉस्ट क्या है और प्रॉफिट क्या है। परचेज कॉस्ट है ₹500 और प्रॉफिट है से 75 रुपीज। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ब्लोवर है, परचेज कॉस्ट है 2500 और प्रॉफिट कितना से 250, 10% प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, अब ये दो सिचुएशन उसके पास में है, तो समझ रहे हो क्या 60 आइटम से ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता, टोटल इससे ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और ये पर यूनिट परचेज कॉस्ट है, ये कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है सेल पर। अगर इसको सेल करता है तो 75%, 75 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 500 रुपए में परचेज करता है, 575 में सेल करता है। वो 2500 में परचेज करता है, 2750 में सेल करता है, तो इस पे पर यूनिट 250 का प्राइस प्रॉफिट है, इस पे 75 का। अब क्या सिचुएशन होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो डेफिनेटली कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ या maximum number of units he can purchase for these two items. So let X be the number of room heaters he purchased and Y is number of blowers he decides to purchase. तो बेटा ये दो चीजें हैं X and Y, यही हो गए जिनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि एट द एंड उसे यही दो चीजों को डिसाइड करना है, एक्स क्या है वाई क्या है। अब एक्स पर यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हैं। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब क्या है कि भाई ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो जीरो हो सकती हैं बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब है ऐसी रेस्ट्रिक्शन जो बताती है कि डिसीजन वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये एक कांस्टेंट तो यही है कि x and y has to be, x has to be greater than equal to 0 and y has to be greater than equal to 0। अब ये जो बन रहा है ना, ये कांस्टेंट इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज हैं, कांस्टेंट्स रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू आप नेगेटिव कर सकते हो या y नेगेटिव भी कर सकते हो। और कोई कांस्टेंट है, और कोई कांस्टेंट है, यस एक कांस्टेंट और भी है इसी लैंग्वेज में। देखो क्या, कि अगर वो डिसाइड करता है कि x यूनिट एंड y यूनिट परचेज करेगा, तो x और y नंबर ऑफ यूनिट टोटल x प्लस y क्या होना चाहिए, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। एक कांस्टेंट ये वाली इनइक्वालिटी भी है। क्या और कोई कांस्टेंट है, क्या और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, यस हो सकता है। अमाउंट का कांस्टेंट है, उसका ये कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शन भी है कि वो 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर 500 मान लो उसने x लिया, ये वाला x अमाउंट में लिया और ये y अमाउंट में लिया, या इसको x ले लो इसको y ले लो, हमने क्या लिया, x इज नंबर ऑफ रूम मीटर, चलो कोई बात नहीं, ये ले लो जी। तो 500 इंटू एक्स प्लस 2500 इंटू वाई, 500x प्लस 2500y
इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 50,000। ये भी तो एक रिस्ट्रिक्शन है। अब ये रिस्ट्रिक्शन जो आप बोल रहे हो, इस रिस्ट्रिक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में इनइक्वालिटी क्या बनेगी बताओ? तो देखो 500 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे, वो भी लिख देता हूं मैं। क्या आया? तीसरा कांस्टेंट इक्वेशन क्या है? x plus 5y is what? Less than equal to 100. So these are called constraint equations, constraints या constant inequalities. Restrictions हैं। अब ये अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें लेबर का कांस्टेंट हो सकता है, उसमें रिसोर्सेज का कांस्टेंट हो सकता है, उसमें रॉ मटेरियल का कांस्टेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन का कांस्टेंट हो सकता है, स्टोरेज का कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो तमाम तरह से वो कांस्टेंट रियल लाइफ में क्रिएट होंगे। तो वो कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस जैसे हमने इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए फॉर्म किया, वो पर एक स्टेप तो ये होगा कि कॉन्स्टेंट इक्वेशन आपको फॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात कि भाई ठीक है, ये सारी कांस्टेंट हो गए, डिसीजन वेरिएबल भी आ गए, अब क्या अचीव करना चाहते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो क्रिएट करते हैं ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट ही तो होगा एक शॉपकीपर का। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो जेड, जेड हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है? अगर वो एक्स यूनिट रूम हीटर का परचेज करता है, बाय करता है और उसको सेल करता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? 75 पर यूनिट। तो 75 इंटू एक्स प्लस, अगर वो, हाँ, अगर वो y यूनिट ब्लोवर्स का सेल करता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? 250 पर यूनिट प्रॉफिट है, 250y। तो ये जो आया ये क्या है? यही है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, और इस फंक्शन को हमें क्या करना है? हमें टू बी मैक्सिमाइज्ड, क्योंकि प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली इसको मैक्सिमाइज करना है। तो दिस फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड अंडर दीज रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, उसको अब ये डिसाइड करना। देखो एक बात तो क्लियर है कि x की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? x मैक्स क्या होगा? तो अगर मान लो कि वो एक भी ब्लोअर नहीं परचेज करता है और डिसाइड करता है कि सारे रूम हीटर ही सेल करेगा, तो एक्स मैक्स विल बी, वैसे देखो तो एक्स मैक्स विल बी 50,000 डिवाइडेड बाई 500, तो 100 आता है। बट स्टोरेज कैपेसिटी 100 की है नहीं, बट x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 60, इसलिए x मैक्स जो है 100 नहीं होगा। क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 100 इट हैज टू बी 60। तो 60 से ज्यादा वो रूम हीटर्स नहीं परचेज कर सकता है, इवन इफ उसके पास पूंजी है, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं कर पाएगा उसका। ऐसे ही y मैक्स क्या होगा? y मैक्स क्या होगा जरा मुझे बताओ, व्हाट कैन बी y मैक्स? y मैक्स क्या होगा जी? y मैक्स 20 होगा, क्योंकि 2500 को से डिवाइड करो इस पूरी क्वांटिटी को, तो y मैक्स इज 20। y मिनिमम क्या होगा? y मिनिमम क्या होगा बोलो? मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम। तो y मिनिमम 0 भी हो सकता है, बट अगर वो सारा अमाउंट 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता है तो y मिनिमम 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 60 यूनिट ही वो हीटर प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो बट वो y मिनिमम 0 ही लेके चलना पड़ेगा आपको। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 यूनिट या 2 यूनिट या सम यूनिट जो है वो ब्लोअर्स भी ले सकता है। कहने का मतलब है कि
वो ब्लोवर्स किस रेंज में ले सकता है, हाँ वो उसकी पर्सनल चॉइस होगी। वो ब्लोवर्स किस रेंज में ले सकता है, तो मिनिमम that he buys no blower, he sells no blower, and maximum he can sell 20, 0 to 20 वो कोई भी नंबर में ब्लोवर्स ले सकता है। अब आते हैं रूम हीटर्स 0 to 60, वो 0 रूम हीटर से भी स्टार्ट कर सकता है, एट द मैक्स 60 रूम हीटर तक जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि एक्स वाई के कितनी चॉइसेस होंगी, एक्स कॉमा वाई की कितनी चॉइसेस होंगी, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कितनी चॉइसेस होंगी, तो यू कैन फिगर इट आउट, देयर आर मेनी मेनी चॉइसेस। 20 into 60, लगभग 1200 plus number of choices will be there, ठीक है। and for every choice of x and y there will be some value of this objective function. for instance z की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 20 हो जाए, 0 हो जाए और y 20 हो जाए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या होगी, तो भाई ये y की वैल्यू हमारी हो गई 20 और ये छोड़ दो, कितना आ जाएगी भाई, 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 5000। अगर वो 20 ब्लोअर्स लेता है तो 2500 टू 2 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ऐसे z की वैल्यू क्या होगी जब वो 60 रूम हीटर लेता है और 0 ब्लोअर लेता है, तो 60 इंटू 75, 75 इंटू 60, इट इज हाउ मच 4500, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि फॉर वन पर्टिकुलर चॉइस आर स्ट्रेटजी, one particular strategy of sale and purchase, he is making certain amount of profit। ये 5000 था, ठीक है। इस केस में प्रॉफिट उसका कम है, इस केस में प्रॉफिट उसका ज्यादा है, बट क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, हमें तो मैक्सिमाइज करना है ना। तो सिंस देयर आर टू मेनी केसेस, so for every case we are not going to physically calculate the optimization functions value and then decide what is the maximum profit or what can be the maximum minimum profit। तो हमें एक मेथड होना चाहिए कि how do we determine that what is the z max, for what value of x and y z just to be maximized, या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके लिए उसका प्रॉफिट फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज किया जा सके या मिनिमाइज किया सके। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग पे आ जाइए। मेथड ऑफ सॉल्विंग में कुछ टर्म्स और डिसाइड होंगे। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग। मैंने बोला कि ये जो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन के बाद आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है जी, कोई चैलेंज नहीं। एक बार फेमिलियरिटी होनी चाहिए आपको जो ना, आप अपने आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो या नहीं करने का इंटरेस्ट बन रहा है बिकॉज यू आर नॉट रियलाइजिंग कि ये इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आपको बोला जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, बोलो। तो सबसे पहला स्टेप होगा टू फॉर्म ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेप लिख देते हैं, ठीक है जी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल्स को चूज करो, डिसीजन वेरिएबल्स चूज करो, और दूसरा क्या करो, डिसीजन वेरिएबल्स का क्या करो, जैसे इस केस के लिए करते जाओ ना तो ज्यादा अच्छा है। डिसीजन वेरिएबल को चूज करो एंड आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट्स, अभी उनको फॉर्मुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करो, ठीक है जी।
जैसे हमारा यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, एक्स फॉर एग्जाम्पल इज नंबर ऑफ रूम हीटर्स किया था हमने, वो चेंज भी कर सकते हो आप, एक्स को नंबर ऑफ ब्लोअर्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लोअर लिखना मैं लिख दे एक्स इज नंबर ऑफ ब्लोअर्स लिख देता हूँ लोग, वो तो हमारी मर्जी है ना। एक्स इज नंबर ऑफ ब्लोअर्स एंड वाई इज नंबर ऑफ रूम हीटर्स। अब मैं उस प्रॉब्लम को पूरा यहां पर लिख के सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये डिसीजन वेरिएबल्स आ गए। अब दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां पर आपने कर लिया ना फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा क्या है बोलो। फॉर एग्जाम्पल हियर हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड इक्वल टू एक्स। अगर हमने नंबर ऑफ ब्लोअर लिया तो प्रॉफिट था 250, 250 एक्स प्लस 75 वाई। अब यहां चेंज कर दिया मैंने क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू नंबर चेंज कर दिया। एक्स इज नाउ द नंबर ऑफ ब्लोअर्स एंड वाई इज द नंबर ऑफ रूम हीटर्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। तीसरा स्टेप है हमारा, तीसरा स्टेप क्या है, formulate the non-negative constants and constant inequalities. तो formulate the constant equal inequalities, formulate the constant inequalities and shade their common reason, या shade the reason their reason represented, ऐसा लिखो, shade their reason represented, कि वो इनइक्वालिटीज कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको आइडेंटिफाई कर। अब जैसे इस केस में, इस प्रॉब्लम में हमारे क्या क्या कंडीशंस थी। फॉर इंस्टेंस यहां पर हमारी कंडीशंस क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड क्या था, इन्वेस्टमेंट वाला रेस्ट्रिक्शन, वो क्या था, वो क्या था। अब इस केस में क्या हो, इन्वेस्टमेंट का रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स हमारा नंबर ऑफ ब्लोअर है तो 2500 एक्स प्लस 500 वाई इज लेस देन इक्वल टू 50,000। क्या आएगा बोलो बेटा, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। बात समझ में आ रही। अब मैंने जब सारी ये कांस्टेंट इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई कर लिया तो बोल रहे हैं इसको प्लॉट करो, तो प्लॉट करते हैं। चलो प्लॉट करने में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी होगी, वाई एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओरिजिन देख रहे हो आप, ये ओरिजिन है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो कांस्टेंट तो सिर्फ ये बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, बस इसके अलावा किसी और रीजन की बात नहीं हो रही है। x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब मैंने अगर बोला कि ऐसा करते हैं 2020 का ऐसा प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा ले लेते हैं मान लो। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, अगर ये 20 का है, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं दो को 10 10 यूनिट ले लेते हैं, तो 20 40 एंड 60 यहां पर हो जाएगा, ऐसे ले, ऐसा इधर भी ऐसे ले लो।
हाँ जी, तो ये हो गया 20, 40, 60, ये 60 है और इधर भी आ गया 20, 40 एंड 60, ये 60 है। प्लॉट करते हैं हम, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये लाइन है, रफली ऐसे प्लॉट कर दिया हमने। अब इस लाइन का कौन सा रीजन चाहिए, तो जो रीजन इस लाइन का चाहिए पहले हम उस रीजन को मार्क करेंगे। आप जानते हो ना कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा रीजन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला रीजन ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन साइड हमने मार्क कर दिया, मतलब इधर वाला साइड मार्क कर दिया, ओरिजिन साइड। अब ये वाले इसकी बात करो 5x प्लस वाई, तो इसका लाइन प्लॉट करो ना, ये वाली लाइन तो आपको पता है कि ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब दूसरी लाइन क्या है, इस लाइन की बात करो तो ये लाइन है x इंटरसेप्ट इज 20, y इंटरसेप्ट इज 100। x इंटरसेप्ट 20 है मतलब ये, और y इंटरसेप्ट 100 है मतलब ये 10 का तो 1 2 3 2 4 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ कहीं होगा ऐसे। तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं, रफली ऐसे ले लेता हूँ, मान लो ऐसा, सॉरी उस लाइन को ऐसा प्लॉट कर देते हैं, ऐसे मान लो ऐसे, ये लाइन आ गई। क्या है, कौन सी लाइन है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 लाइन है। इस लाइन का कौन सा रीजन हुआ, तो ओरिजिन साइड। तो इसका भी ओरिजिन साइड मतलब इस लाइन के भी इधर वाला साइड रिप्रेजेंट हो रहा है। ये येलो वाली लाइन के भी इधर वाला साइड रिप्रेजेंट हो रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब है कि इसके इधर वाला, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस बॉटम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन। अब हमें क्या करना है, चौथा स्टेप क्या है, स्टेप 4, identify the common reason represented by all constants, कॉमन रीजन को मार्क करो। तो अब देखो कॉमन रीजन को मार्क करने में कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं, आप देख ही रहे हो ये रीजन हमारा कॉमन आ गया, है ना। इट इज कॉल्ड फीजिबल सोल्यूशन रीजन, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फीजिबल सोल्यूशन रीजन। फीजिबल सोल्यूशन रीजन क्या है भाई, कोई भी रीजन क्या होता है, एनी रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। तो इसमें कोई एक सेट ऑफ पॉइंट है, कितने सेट ऑफ पॉइंट है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ये मान लो x, y पॉइंट है। तो दिस एक्स वाई इज वन फीजिबल सोल्यूशन। तो इस सेट ऑफ पॉइंट, ये जो आप रीजन देख रहे हो, इस रीजन में लाई करने वाला हर एक x, y, where x and y are natural numbers, are whole numbers, is a feasible solution. That point will decide one strategy for the shopkeeper. जैसे 0 is one strategy. He purchases none of the heater or blower, so he doesn't sell anything. तो वो भी एक strategy है, उसमें उसका no profit no loss है। ऐसे ही ये भी एक strategy हो सकती है कि वो 20,0 वो 20 ब्लोअर्स ले ले और एक भी रूम हीटर ना ले, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो इस बाउंड्री में और इनसाइड जितने भी एक्स वाई हैं, जिसमें एक्स और वाई इंटीजर है और इस रीजन में लाई करते हैं, ऑन द बाउंड्री एंड विद इन द बाउंड्री, वो सारे फीजिबल सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। कांस्टेंट समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया, फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है ये भी समझ में आ रहा है, और फिजिबल सॉल्यूशन रीजन समझ में आ गया। अब इस फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग किस स्ट्रेटजी पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज होगा,
ये कब ऑप्टिमाइज होगा, इसके लिए आपका लास्ट स्टेप जो है उसको बोलते हैं, लिखते जाइए। हाँ, ये तो फिजिबल सोल्यूशन हो गया ना। अब ये रीजन के बाहर का रीजन क्या है? द रीजन अनशेडेड इज कॉल्ड इनफीजिबल रीजन। इनफीजिबल या नॉन फीजिबल मतलब 30 ब्लोअर्स नहीं ले सकता, 70 रूम हीटर्स नहीं ले सकता, तो इस रीजन के बाहर सब इनफीजिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है उसके लिए एक थियरम है, रादर दो थियरम तो नहीं, एक ही थियरम बोलो, उसी से सारा कुछ हो जाता है। तो सबसे पहला थियरम 1, एलपीपी का फर्स्ट थियरम क्या बोलता है जी? तो आप लिख दो थियरम 1। थियरम 1 बोलता है कि द ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड मतलब ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, occurs at the corner points of the convex polygon represented in feasible region। तो जो फिजिबल रीजन हमने आइडेंटिफाई किया वो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो उस कॉन्वेक्स पॉलीगन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जहां पर दो दो बाउंड्रीज इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट्स पर ही ऑप्टिमाइजेशन होगा जेड का। जेड जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन कॉर्नर पॉइंट्स पर होगा। अब इसी बात है कि कांस्टेंट कंडीशन के अंदर आते हैं तो एक्स और वाई को आप रिड्यूस करते हो, रिड्यूस करते हो तो वैल्यूज रिड्यूस या इंक्रीज होगी, डिपेंड करता है कि ए और बी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे आप विद इन द रीजन आएंगे तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन से लोअर होगी। मिनिमम है तो मिनिमाइज, मान लो मिनिमाइजेशन फंक्शन है, मिनिमाइज करना है तो ज्यादा होगी, मैक्सिमाइज करना है तो कम होगी। इसका मतलब है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कहां कर करेंगे? व्हेन यू स्ट्रेच द पॉइंट या शिफ्ट द पॉइंट टुवर्ड्स द बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज क्या है? एक बाउंड्री पर एक रेस्ट्रिक्शंस ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्योंकि बाउंड्रीज क्या है? वो रेस्ट्रिक्शंस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इनइक्वालिटीज है। तो जितना आप उस कांस्टेंट इनइक्वालिटी के बाउंड्री पे जाओगे, एक्स वाई को जितना बाउंड्री उसकी बाउंड्री पे ले जाओगे, वो वाला कांस्टेंट फॉलो होगा, मैक्सिमम फॉलो होगा ना। एक्स वाई को मैक्सिमम करते हो वो इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हो, जैसे उसके बाहर जाओगे तब नहीं फॉलो होगा, कांस्टेंट वायलेशन हो जाएगा। तो जब आप उस बाउंड्री पे जाओगे ना, तो वो वाला कांस्टेंट को सब्जेक्ट करते हुए ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की वैल्यू ऑप्टिमाइज होगी। अब दूसरी वाले कांस्टेंट की बाउंड्री पे जाओगे तो दूसरे वाले कांस्टेंट इनइक्वालिटी को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होगा। जहां पर दोनों बाउंड्रीज मीट करती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू बाउंड्रीज, ये कॉर्नर पॉइंट पर दोनों कांस्टेंट्स फॉलो होंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स पर ही ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर दो दो कांस्टेंट इनइक्वालिटीज एक साथ ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर दो से ज्यादा कांस्टेंट है तब तब बोल रहे हैं क्या कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कांस्टेंट का कॉर्नर पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड का कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट एंड थर्ड का कॉर्नर पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ का, फर्स्ट एंड फोर्थ का, तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, हर कॉर्नर पॉइंट पर ऑप्टिमाइज होने के चांसेस हैं। तो उनमें से ही किसी पर आपको मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू मिलेगी। दिस इज व्हाट द थ्योरम 1 सेज। ठीक है जी। इसी में कुछ और पॉइंट्स भी है जिसको आप थियरम 2 बोल दो या सीधे सीधे समझ लो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ थियरम। तो आपको समझना है कि इफ द रीजन इज
इफ द रीजन इज बाउंडेड, बाउंडेड तो समझते हो ना, रीजन इज बाउंडेड का मतलब है कि इफ द रीजन कंटेन्स contain xy such that both x and y are finite, या ये बोलो कि जब आप उस रीजन को एक फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज कर सको तो उसको बोलते हैं रीजन बाउंडेड है, ठीक है। देन बाउंडेड रीजन के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, देन व्हाट, तो लिख दो देन द ऑप्टिमाइजेशन objective function z which is ax plus by is optimized at one of the corner points, one of the corner points। अब यहां एक क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं छोड़ दे रहा हूं कि इफ द रीजन इज अनबाउंडेड देन व्हाट, तो उस पर अभी अलग से डिस्कस करेंगे। पहले उस क्वेश्चन को अब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये थ्योरम समझ में आ गया, बाउंडेड रीजन के लिए तो ये समझ में आ ही गया, अनबाउंडेड रीजन के लिए थ्योरम यही फॉलो होगा सब, बट उसमें कुछ थोड़ी सी कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू दैट प्रॉब्लम जो हम लोग कर रहे थे। प्रॉब्लम हमारी ये थी, यही प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम में हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स बोलो। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ये किए और ये किए और ये किए, जिसमें से कुछ कॉर्नर पॉइंट तो क्लियर दिख रहे हैं, 0,0 कॉर्नर पॉइंट है, ये 60,0 कॉर्नर पॉइंट है ना, 0,60 सॉरी 0,60 कॉर्नर पॉइंट है। और ये कॉर्नर पॉइंट अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा, जहां पर ये दोनों कॉन्स्टेंट्स इनइक्वालिटीज इक्वेशंस मीट कर रहे हैं। ये कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कर लिया, करके देख लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दो इक्वेशंस हैं बेटा, 5x प्लस वाई इज 100 और x प्लस वाई इज 60। सब्ट्रैक्ट करो तो 4x इज 40, x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 नंबर ऑफ ब्लोवर्स एंड 50 नंबर ऑफ, अगर x 10 है तो y 50 आ गया, तो 10,50 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहां पर z है और x है, y है ना, x है और y है और z है। चलो डिसाइड करके बताते जाओ जरा, तो क्या आएगा। z का फार्मूला तो याद ही है आपको, चार कॉर्नर पॉइंट है तो चारों कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से। व्हाट इज z, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या निकाला था हमने, 250 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू वाई। एक्स की वैल्यू हमारी आई 0,0, x0 एंड y0, आई एम सॉरी x0 एंड y0, तो क्लियर है कि z क्या हो गया 0, x20 एंड y0 20, तो z क्या आ जाएगा, x को 20 कर दो 5000, फिर आया था x0 और y60, तो z हमने क्या कैलकुलेट किया था 60 इंटू 75, 4500, और फिर एक आया लास्ट x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50। इसमें हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन क्या आएगा, तो 10 मतलब 2500 एंड प्लस 50, हाँ जी 50 का मतलब हो गया क्या 750 इंटू 5 ना, टोटल आ गया 6250। तो ये कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यूज आ गई।
अब ये थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 बोलता है कि ये कॉर्नर पॉइंट पर जो वैल्यूज हैं इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट वैल्यू इज क्या? जेड मैक्स। जेड मैक्स इज 6250। क्यों? क्योंकि हमारा रीजन बाउंडेड रीजन था, फाइनाइट रीजन था, एक्स और वाई की वैल्यू सारी की सारी फाइनाइट थी। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका रीजन बाउंडेड ना हो। अगर रीजन अनबाउंडेड है तब क्या करना होगा? यहां पर हमने क्या फाइनली इस पूरे डिस्कशन में क्या हमने फिगर आउट किया? हमने ये फिगर आउट किया कि ऑल्दो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रेटजीज by which he can decide the values of decision variable x and y, and for each strategy he is going to make certain profit ranging from 0 to 6250. Among all those strategies, the strategy for which the profit is maximum is when he purchases and sells 10 blowers and 50 room heaters. कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जस्ट फटाफट मुझे पहले बता दो। और इतनी सी कहानी जी, इसके अलावा इसमें कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। अब एक ऐसा करते हैं कि एक अनबाउंडेड रीजन की बात कर लेते हैं, लेकिन अनबाउंडेड रीजन से पहले दो तीन छोटे छोटे सवाल करते हैं। ओके ओके ठीक है। तो आई एम गोइंग टू शेयर यू दो गेम्स मैंने जो शेयर करी हैं, अभी मैं कर दूंगा अगर नहीं किया तो। उससे एक दो सम्स पहले सिंपल सिंपल करते हैं, फिर मैं अनबाउंडेड रीजन पे आ जाता हूँ, राइट? तो लेट्स लुक एट दिस वन। चलो एक दो प्रॉब्लम ऐसे करके देखें इसमें से। यही प्रॉब्लम कर लो, पहली वाली प्रॉब्लम चलो करो। बोले सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ये ठीक है जी, जल्दी से करके बताओ क्या दिया हुआ है। अब यहाँ तो स्ट्रेट वे मैक्सिमाइजेशन के लिए बोल रहे हैं मैक्सिमाइज जेड 4x + 3y सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट दिस एंड दैट। अब इसको चलो करके देखते हैं क्या करना होगा। तो कांस्टेंट इन इक्वेशन सारे बताए हुए हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कांस्टेंट इनइक्वालिटी, ये दूसरा कांस्टेंट इनइक्वालिटी, ये दो वेरिएबल के कांस्टेंट इनइक्वालिटी, और ये भी है। अब हम फटाफट सबसे पहला काम क्या करेंगे? अब देखो इसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप दिया हुआ है। दो स्टेप तो क्लियर कट उन्होंने फ्रेम करके दिए हुए, आपको सिर्फ प्लॉट करना है। तो ये हो गया हमारा y एंड x एक्सिस। फटाफट प्लॉट करो। क्या क्या करना है?
3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24। अब आप सबसे पहले लाइन को प्लॉट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जाया करो, है ना। तो x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन है पहली वाली। 3 8 जा 4 6 जा, x पर 8 यूनिट, y पर 6 यूनिट। तो हमने एक स्केल मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6। तो चलो प्लॉट कर देते हैं रफली, ये प्लॉट हो गया ऐसा, ये लाइन है। एक इनइक्वालिटी प्लॉट किया और उसका रीजन मार्क कर दिया। ऐसे दूसरी इनइक्वालिटी प्लॉट करो, रीजन मार्क करो। दूसरी इनइक्वालिटी का रीजन मार्क करो भाई। एक्स इंटरसेप्ट 6 है, वाई इंटरसेप्ट 8 है। एक्स इंटरसेप्ट 6 है और वाई इंटरसेप्ट 8 है। ये 7 है, ये 8 है और यहाँ पर 6 है। तो इन दोनों से पास करती हुई लाइन कोई मार्क कर दो। ये लो, ये भी मार्क कर दो। तीसरी, अब जरा ये दोनों लाइंस को लिख नेम भी कर दो, नहीं तो फिर समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड। ये वाला कौन सा है? ये है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। और ये वाली लाइन कौन सी है? ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। तीसरा है, अब ये लीनियर, सिंपल लीनियर, x5, तो ये x5 तो ये हो गया ना, ये 6 है, ये 5 हो गया। तो यहां से ऐसे वर्टिकल लाइन हो गई ना। तो लेट अस ड्रॉ वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 5 लाइन वर्टिकल ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने ऐसे। और कौन सी वर्टिकल लाइन है? y लेस देन इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नाउ गो अहेड। ये y इक्वल टू 6 लाइन है, ये x इक्वल टू 5 लाइन है। चलिए बताइए। हाँ, ये एडिशनल, इसको कट कर दो बेटा, ये मिस प्रिंट है, ये नहीं होगा। बोले सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या आया? तो ये लेस देन इक्वल 24 में था 0 0 ओरिजिन साइड, तो इसका ओरिजिन साइड इस वाली इनइक्वालिटी का कौन सा साइड? ओरिजिन साइड। इसका भी ओरिजिन साइड। और x लेस देन इक्वल 5, y लेस देन इक्वल 6, तो इसका भी इधर वाला। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ, ये लास्ट वाली लाइन जो थी ना, यहाँ पर होना ये चाहिए x इज ग्रेट, ये लिख लो आप, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो 6 था ना, वो 6 नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो इधर वाला साइड। तो समझ में आया कौन सा रीजन है, कौन सा फिजिबल रीजन है? समझ में आ गया कि नहीं? फिजिबल रीजन समझ में आ गया तो उसको जरा मार्क कर दो। व्हाट इज द फिजिबल रीजन? तो ये जो पॉलीगन है हमारा, ये रीजन फिजिबल हो गया हमारा, ये जो सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, ये फिजिबल रीजन हो गया। लेट मी पुट the boundary of this feasible region. What is the boundary for the feasible region? तो feasible region की बाउंड्री ये है, ये कॉन्वेक्स पेंटागन है।
ये आपका फीजिबल रीजन की बाउंड्री है। कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स, और उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को हम बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज्ड feasible solutions, optimal solutions. So what are the optimal solutions? तो optimal solutions are, जल्दी बोलो, पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ना आपको कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी। क्या क्या है? 0 0, ये कौन सा है? ये 5 0, यस। ये कौन सा पॉइंट है? तो x तो 5 है, और ये वाली लाइन, येलो वाली लाइन क्या थी? 8x + 6y = 48। इसमें x की वैल्यू 5 डाल दो तो y क्या आएगा? x को 5 डालो तो y क्या आएगा? 4/3। तो ये वाला एक पॉइंट और आ गया, 5, 4/3। अगला ये पॉइंट कौन सा? ये O A B C D। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर O है, ये A है, ये B है, ऐसे C और D निकालो फटाफट, और इन्हीं में से हर पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फिगर आउट करो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू फिगर आउट करो। तो यहाँ पर Z क्या है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Z क्या है? Z 0 आ गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Z क्या है? Z 5 0। तो हमारा ये है, इसमें x को 5, y को 0, 20 आ गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4/3। x को 5 किया 20, 4/3, 24 आ गया। और c पॉइंट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन था, 8x + 6y 48 है। 0,6 है, ये 0,6, चलो d वाला ले लेते हैं, चलो अच्छी बात है। 0,6 के कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या आई? तो 18 आ गई। अब लास्ट बच गया सी पॉइंट के लिए, है ना? चलो भाई बता दो जरा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया? तो आपके पास में एक इक्वेशन है 3x + 4y = 24। एक इक्वेशन है 8x + 6y = 48। इसको भी अगर आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना? तो आ जाएगा 4x + 3y = 12, नहीं 24। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करना है हमें। कर जाए? जल्दी बताओ क्या है आंसर। ट्वेंटी 4/7 आ गया। अरे दैट्स ग्रेट। चलो भाई, वो तो एक किसी एक को एलिमिनेट करना था। तो 24/7 आ गया जी। 24/7 पक्का ना? श्योर? x को 24/7 करेंगे, y को भी 24/7 करेंगे, तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इसके लिए z की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 4x करेंगे तो 96/7 + 3y करेंगे। हाँ, कितना है z? 4 × 24/7 + 3 × 24/7। तो बेसिकली आ गया तुम्हारा 24/7 कॉमन का 24 ही आ गया। एंड दिस इज गुड। अब यह एक बात और याद रखना कि दो पॉइंट पर हमारा z का वैल्यू सेम आ रहा है ना? b एंड c पर, b पर भी सेम आ रहा, c पर भी सेम आ रहा है। अगर ऐसा हुआ कि दो पॉइंट पर z का वैल्यू सेम आ रहा है, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर
जेड का वैल्यू सेम आएगा, इसके हर पॉइंट पर जेड का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो एनीवे हमारा जेड मैक्स क्या हुआ, तो व्हाट इज जेड मैक्स, तो जेड मैक्स हमारा हो गया 24 अमंग ऑल दीज कॉर्नर पॉइंट्स, द वन विच प्रोवाइड्स यू द मैक्स वैल्यू इज 24। और उसके लिए एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है, तो एक्स और वाई की वैल्यू ये वाली भी वर्क करेगी, ये वाली भी वर्क करेगी, और इस लाइन का हर वैल्यू भी वर्क करेगा। ये सारे केसेस जो हम देख रहे हैं इसमें हमारा जो फिजिबल सोल्यूशन रीजन है ये बाउंडेड रीजन है। व्हाट हैपेंस व्हेन फिजिबल सोल्यूशन गेट्स अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब कि एक साइड में इंफिनिटी तक स्ट्रेच हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनबाउंडेड वो चारों फेसेस में या हर एक फेस पर अनबाउंडेड हो जाए, वो किसी एक फेस पर अनबाउंडेड होगा, किसी एक साइड से बाउंडलेस हो जाएगा, तो कुछ कॉर्नर्स तो मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम थ्योरम 1 ही यूज करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू, अब यहां देख लो, अब ये लिख दो, अगला अगला पॉइंट लिख दो एक, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ feasible solution reason, feasible solution reason be unbounded, तब क्या करेंगे, तो दो पॉसिबिलिटीज को समझो। if या when objective function is to be maximized, ठीक है, अब एक सिचुएशन मैं ले लेता हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई एक सिचुएशन ले लेता हूं कि मान लो हमारा फिजिबल सोल्यूशन रीजन कुछ इस तरह से आ गया, ऐसे कुछ कांस्टेंट आ गए, कुछ कांस्टेंट ऐसे आ गए, कुछ कांस्टेंट ऐसे आ गए, और कुछ कांस्टेंट ऐसे आ गए मान लो। ठीक है, और तुम्हारा जो फिजिबल सोल्यूशन रीजन आया वो कुछ इस तरह का रीजन आ गया, ये और ये हटा भी दो, चलो इसको रहने दो, ये आ गया मान लो, इसको हटा दें, है ना, ये आ गया और ये आ गया ऐसा, और तुम्हारा रीजन कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, दिस इज द फिजिबल सोल्यूशन रीजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनबाउंडेड रीजन है, क्योंकि इधर एक डायरेक्शन में ये बाउंडलेस हो रहा है ना ऐसे, ऐसा। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट आपने फिगर आउट करके रखे हुए, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, इन कॉर्नर पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाल ली, इनमें से कोई वैल्यू मान लो मिनिमम आ गई, ठीक है, मान लो इस पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू आ गई अल्फा, इसके लिए जेड की वैल्यू आ गई एम, इसके लिए जेड की वैल्यू आ गई एन, एंड लेट द लीस्ट ऑफ देम या ग्रेटेस्ट ऑफ देम, let the greatest value of z is m, ये m है,
अमंग दीज, जो कॉर्नर पॉइंट पर जो वैल्यूज है उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू मान लो m है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, देन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लो है ax प्लस बी वाई, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें ax प्लस बी आई मतलब ड्रॉ द हाफ प्लेन ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m। ये हाफ प्लेन को ड्रॉ करो, इस हाफ प्लेन को ड्रॉ करो, ठीक है। किसको ड्रॉ करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वो जो मैक्स वैल्यू है, जो जो कॉर्नर पॉइंट में से जिस पर वैल्यू मैक्स है वो वाली वैल्यू को ड्रॉ करो, ठीक है। अब इससे एक रीजन होगा ना, क्योंकि एक लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी, उससे फिर से एक रीजन आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। अब वो रीजन का, और ये एक फिजिबल रीजन है, ये हो गया 1, और फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन को हम बोल रहे हैं रीजन 2, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। इफ R1 intersection R2, if R1 intersection R2 is null set, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मतलब जब अनबाउंडेड रीजन हो गया तो अनबाउंडेड रीजन में ये भी तो हो सकता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू अकर ही ना करे। हाँ, अनबाउंडेड इस रीजन का मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 नल सेट का मतलब है कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई एक्स वाई पॉइंट फीजिबल रीजन में नहीं है जिसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू m को एक्सीड करेगी। तो देन नो, देन इट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट नो feasible solution for which objective functions exceeds m, exceeds m, and therefore z max जो होगा वो m ही होगा। but if R1 intersection R2 is not null set, अगर ये नल नहीं आया, उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स आ गए, then z max does not exist, तो ऑप्टिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आ गया फाइनल कंक्लूजन। ये केस हुआ कब, जब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो। बट ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो ये इनइक्वालिटी आपने ड्रॉ करी, कौन सी इनइक्वालिटी ड्रॉ करी, ax प्लस बी वाई लेस देन m टाइप का कुछ ड्रॉ कर दिया, और सपोज करो वो कुछ ऐसा आ गया, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया ऐसे, और इधर वाला रीजन आ गया ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिबल रीजन में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू तो कैपिटल M आ रही है, और ax प्लस बी वाई की वैल्यू m से बड़ी इस रीजन में है। मतलब फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जिसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू m को एक्सीड कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा मैक्स वैल्यू डिसाइड हो गया। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने फाइंड किया और उससे ये इनइक्वालिटी बनाई, R1 रीजन बनाया, अगर R1 रीजन मान लो ऐसा आ जाता है, ऐसा ऐसे आता ये,
अब तो भाई फिजिबल सोल्यूशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, फिजिबल रीजन के इनफाइनाइट मेनी पॉइंट ऐसे हैं, ये वाले सारे पॉइंट ऐसे हैं, ये वाले, जिन पॉइंट्स के लिए फिजिबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू m को एक्सीड कर रही है, तो हाउ कैन यू से दैट मैक्स वैल्यू यहां होगी? तब मैक्स वैल्यू, इनफिनिट मेनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके लिए मैक्स वैल्यू अकर कर सकती है और वो वैल्यू इससे एक्सीड कर सकती है, तो उनको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉर्नर पॉइंट मेथड वहां पर फेल करता है। कॉर्नर पॉइंट मेथड से आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप सीधे बोलोगे मैक्स वैल्यू डजंट एग्जिस्ट इन दैट केस। बट अगर मान लो हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तब क्या करेंगे? जस्ट 5 मिनट और लूंगा मैं। इफ जेड टू बी मिनिमाइज्ड, ax प्लस by को अगर मिनिमाइज करना है तो तब क्या करेंगे? देन लेट z minimum is small m at some corner point, and R1 is feasible solution region, and R2 is half plane represented by क्या? ax plus by less than small m। ठीक है, तो फिर से दो केसेस होंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 null set, then z max, z minimum is equal to small m. But if R1 intersection R2 is non-null, then z max do not exist, z minimum do not exist, z minimum do not exist। ठीक है जी, तो जितना जो भी डिस्कशन अभी तक हुआ है उसके बेसिस पर अब आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी की थॉरो रीड कर जाओ, उसमें फिर तरह तरह के जितने ऑब्जेक्टिव एग्जांपल्स उसके हैं वो सारे सॉल्व कर जाओ। वो सॉल्व करने के प्रोसेस में आपको बस लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर एनसीईआरटी ही कर जाते हो ना तो तुम्हारा एक तो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया, सारे सवाल हो जाएंगे आराम से, और उसके साथ साथ जेई मेन में इसकी एक प्रॉब्लम आएगी, जेई एडवांस में नहीं आएगी बट जेई मेन में आएगी। ठीक है, तो वो भी 100%, 110% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं 2 गेम शेयर करूंगा, वो सवाल कर लेना, दैट्स इट। तो पिछला देखना आपको, देख लो। सो आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट। अब ये जितना भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, उसके बेसिस पर आप एक बार रीडिंग लगा दो। हाँ, चैप्टर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन ही अगर आप क्वेश्चन करते हो और कहीं पर क्वेश्चंस में इश्यू आते हैं, चैप्टर कंप्लीट का मतलब क्या है? अभी मैंने 2 प्रॉब्लम करके समझा दिया क्या क्या चीज है। यू आर फेमिलियर विद ऑल द टर्म्स, यू आर फेमिलियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बट यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? तो आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में एकदम बिल्कुल रियल टाइम प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, उससे आपको ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसको प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ तो हमने सीधे सीधे दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट करके बताया, दूसरे क्वेश्चन को ऐसे दे दिया कि ये बना बनाया है, आप सॉल्व करो। बट एक्चुअल प्रॉब्लम में आप क्रिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर्स निकालेंगे, यहीं पर दिक्कत होगी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास का टाइम आपको पता ही है, 8 बजे होगी। हाँ, ये डिसाइड कर लो कल क्या करना है। डू यू वांट टू do you want that I should solve some more problem on linear programming, or you will work out the problems and ask questions in the doubt class?
तो आप प्रैक्टिस मतलब क्या है यार, ये तुम कोड वर्ड में बात करते हो मिस्टर वासु। कोई बात नहीं, जो लोग अटेंड कर सकेंगे वो करेंगे। प्रॉब्लम्स और करनी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कल की क्लास में कुछ और प्रॉब्लम कर लेंगे। ओके डन। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक अप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको जितेंद्र सर ने बताई होगा कि अब नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी कम कर रहे हैं आपकी, टिल योर एग्जाम्स विल गो। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मंडे से। ऑब्वियसली बेटा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो हम स्टार्ट कर ही देंगे ना, अब वेट थोड़ी करेंगे उसके लिए। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के लेक्चर्स मैंने आपको शेयर करना है, प्रॉब्लम डिस्कशन हम लोग एग्जाम के बाद करेंगे आपके। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम और कर्वेचर पर मैं लेक्चर शेयर करूंगा। आज मैंने जो लेक्चर शेयर किया पहले उसको अच्छे से देख जाओ, कर जाओ सारे। मैंने बोला था ना कि वो क्वेश्चंस कर जाओ आप गेम के, और उसके बाद वो लेक्चर्स देख जाओ, फिर जो बचे हुए डाउट होंगे वो आकर के ले लेंगे। ठीक है, रोज थ्योरम का और मीन वैल्यू थ्योरम का, मतलब लैग्रेंज थ्योरम एंड रोज थ्योरम का लेक्चर में शेयर करूंगा, उसको आप देख करके नोट्स बना लेंगे, क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ओके ओके, चलो टेक केयर।